सटीक विश्लेषण तीसरे चरण का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और आज अगले 1 घंटे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीटों पर, जिन सीटों पर वोट डाले गए हैं और तीसरे चरण के मतदान प्रतिशत पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको कि एमपी में तीसरे चरण की 9 सीटों पर कल वोट पड़े हैं। 66% करीब मतदान तीसरे चरण में हुआ है। 2019 के मतदान के लगभग ये बराबर ही माना जा रहा है। 2 चरणों के मुकाबले हालांकि मतदान बड़ा है, थोड़ा ही बड़ा लेकिन बड़ा है और उससे राहत मिली है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पहले चरण में 8% कम मतदान हुआ था 2019 के मुकाबले। दूसरे चरण की जिन सीटों पर वोट पड़े थे उनमें 9% कम मतदान हुआ था और अब तीसरे चरण में क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा इजाफा हुआ है तो ऐसे में बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर पार्टियों के भी अपने अपने दावे हैं। दिग्विजय सिंह की सीट राजगढ़ में सबसे ज्यादा 75% वोटिंग हुई है। बम्पर वोट वहां पर पड़े हैं। मतदाता घरों से सबसे ज्यादा संख्या में राजगढ़ में निकले। तो 9 सीटों पर कल मतदान हुआ और बता दें आपको कि दिग्गजों के गढ़ वाली जो सीटें थी, चाहे विदिशा, राजगढ़ और गुना, यहां पर 70% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। पहले और दूसरे फेज में मतदान कम, लेकिन तीसरे फेज में तमाम जो प्रयास राजनीतिक दलों की ओर से किए गए, निर्वाचन आयोग की ओर से जो प्रयास मतदाताओं को बूथों तक लाने के लिए किए गए हैं, वो प्रयास दिखाई भी दिए और उसका असर भी थोड़ा दिखाई दिया है। 2019 के ही बराबर लगभग ये मतदान प्रतिशत तीसरे चरण में रहा है। लेकिन तीसरे चरण के वो 10 विश्लेषण समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन सी 10 बातें हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मायने कहें, इसको विश्लेषण कहें और समझते हैं कि आखिर क्यों बड़ा मतदान। तो ज्यादा वोटिंग चुनाव आयोग की कोशिशों का नतीजा क्या माना जाए। दूसरी तरफ 2 चरणों के बाद बीजेपी की कोशिशों का इसको नतीजा कहा जाएगा और तीसरे चरण में चले आक्रामक चुनाव प्रचार का भी ये कारण हो सकता है। तीसरे चरण में बड़े चेहरे की वजह से मतदान बढ़ा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और तीसरे चरण में भावनात्मक मुद्दों की वजह से मतदान में इजाफा हुआ है। ज्यादा वोटिंग चुनाव आयोग की कोशिशों का नतीजा इसे कहा जा सकता है, जैसा हम कह रहे हैं। लेकिन ये वो कुछ कारण है, कुछ मायने जिनको निकाले जा सकते हैं। क्या ये वजह हो सकती है? तो आज ज्यादा वोटिंग के मायने पर ही हम चर्चा भी करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या इससे परिणाम जो आने वाले हैं 4 तारीख को, उसकी तरफ भी कुछ चीजें दिखाई देंगी। तो ये वो 10 बातें हैं जिन पर हम आपका ध्यान दिला रहे हैं। सबसे पहले एमपी की 9 सीटों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे परिचय करा दीजिए जाए, कौन है? बिल्कुल, और जेपी पाराशर जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार है मध्य प्रदेश से और इसके साथ ही अनिल द्विवेदी जी छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम इन सीटों को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर कल आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 11 की 11 सीटों पर मतदान छत्तीसगढ़ में हो चुका है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर 9 सीटों पर वोटिंग हुई है। हालांकि अभी भी सीटें यहाँ बाकी है, चौथे चरण का चुनाव अभी होना बाकी है, लेकिन इन सीटों को लेकर ही आगे चर्चा करेंगे। मनोज जी। बिल्कुल, और ये बड़ी महत्वपूर्ण सीटें थी जिन पर चुनाव हुआ है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, दिग्विजय सिंह जी की बात करें या शिवराज सिंह चौहान। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 3 सीटों पर 3 बड़े लोग मैदान में थे, वहां वोट का प्रतिशत में कुछ इजाफा हुआ है, यानी कम नहीं हुआ। लेकिन बैतूल में कुछ प्रतिशत गिरा है, करीब 5% के लगभग कम चुनाव हुआ है। भिंड मुरैना की बात करें तो लगभग उसी तरह नजर आ रहा है। मुरैना में जरूर 3% तक कम हुआ। चले हमारे साथ जेपी पाराशर जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी समझ रहे। पाराशर साहब, हम लगातार बातें कर रहे हैं इस बार, लेकिन जब चुनाव का तीसरा दौर देखते हैं तो दूसरे से बड़ा बेहतर नजर आता है। कुछ प्रतिशत इजाफा हुआ है। इजाफे की वजह भी हम दिखा रहे हैं, क्या यही कारण है या आपको कुछ और लगता है? नहीं, बिल्कुल। एक मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण तो ये कि ये भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे, अगर आप 2019 की सीट्स का देखें तो काफ़ी डोमिनेंस था। यानी कांग्रेस के पास तो गिनती की 3-4 सीटें थी और 71 के करीब अगर हम देखें इसमें तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो एक पूरी उत्तर भारत की जो पटरी है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे चरण में, चूंकि वो पिछले 2 चरण में लगातार इस बात पर चर्चा होती आई थी कि वोट परसेंटेज पिछली बार से 2019 के मुकाबले कम है, तो शायद उन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाया है और उसका एक नतीजा है। दूसरा, ये जो हम देख रहे हैं कि जो प्रमुख शख्सियतें हैं उनका जो सीट्स हैं उन पर काफ़ी वोटिंग है और वो वोटिंग के कारण ये है कि एक तो
कोई भी बड़ा प्रमुख लीडर होता है तो उसकी साख दांव पर लगी होती है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है, अतिरिक्त प्रयास करता है, उसकी मशीनरी होती है, उसका एक अनुभव लेके आता है वो साथ में। और दूसरी एक बात ये भी रहती है कि ज़्यादातर लीडर एक ऐसी दौर में हैं या उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो अभी भी पॉपुलर हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अतिरिक्त प्रयास किए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पूरे चरण में अतिरिक्त प्रयास हुए। बिल्कुल। और जया, जेपी पाराशर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अलग भी दिखाई देती है। जैसे जब हम शिवराज जी की सीट पर जाते हैं तो वहाँ मुझे लग रहा है जिस तरह का वोट का प्रतिशत बढ़ा है तो महिलाओं का प्रतिशत में इजाफा हुआ होगा, क्योंकि उस सीट तक जब मैं पहुंचा तो शिवराज जी का जो दारोमदार था पूरा आधी आबादी पर था, क्योंकि वो अपनी बहनों के कारण जाने जाते हैं, वो अपनी भांजियों के कारण जाने जाते हैं, और इसीलिए शायद वहाँ का प्रतिशत बड़ा होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे लीडर जिन्होंने कहा कि सहानुभूति जी मेरा अंतिम चुनाव है, तो ये भी वजह एक हो सकती है। और सर, राजगढ़ सीट को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है देखना कि राजगढ़ सीट पर आखिर हुआ क्या। अगर बम्पर वोटिंग सबसे ज्यादा उस सीट पर हुई है तो क्या वो दिग्विजय सिंह के पक्ष में जारी है? क्या सहानुभूति का जिक्र जो दिग्विजय सिंह लगातार कर रहे थे उनके फेवर में वो गया है, या ये कहें कि हो सकता है दिग्विजय सिंह पसंद ना आए हो प्रत्याशी के रूप में? दोनों तरह की बातें हो सकती है। ये 4 जून को हमें पता चलेगा और इस सीट पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन तीसरे चरण को लेकर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। 10 बड़े विश्लेषण, जल्दी से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 2019 लोकसभा के बराबर 66% वोटिंग इस तीसरे चरण में हुई है। विधानसभा चुनाव के मुकाबले 9% कम मतदान हुआ, जबकि चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। 75% वोटिंग दिग्विजय सिंह के राजगढ़ सीट पर, शिवराज की विदिशा, सिंधिया के गुना सीट पर भी वोट प्रतिशत बड़ा है। और मुरैना में पिछले चुनाव के मुकाबले हालांकि वोटिंग परसेंटेज 3% घटा है। भिंड में पिछले चुनाव के मुकाबले 0.45% ज्यादा वोटिंग हुई। ग्वालियर में पिछले लोकसभा के मुकाबले 2% ज्यादा मतदान हुआ है। भोपाल में 3% कम वोटिंग हुई है और सीहोर में 75% मतदान। भोपाल दक्षिण पश्चिम पर सबसे वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। बैतूल में मंत्री विजय शाह के क्षेत्र हरसूद में भी सबसे कम वोटिंग हुई है। तो तीसरे चरण के मध्य प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण और बड़े विश्लेषण आपको बता रहे। देखिए, कल भी हमने जब चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे तब भी यही बताया था कि 3 गढ़ जहां दिग्गजों की साख दाव पर है, भविष्य का ये चुनाव, और उन तीनों दिग्गजों के गढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है। ये क्या संकेत देता है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। पाराशर जी हमारे साथ जुड़े हुए। पाराशर जी बताइए जरा, क्योंकि कल भी आप स्टूडियो में मौजूद थे सर, और कल इस पर चर्चा भी हमारी हुई थी कि 3 दिग्गजों का गढ़ और वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, और वो बड़ा भी है बाकी 9 लोकसभा सीटों की अपेक्षा। क्या संकेत देता है ये सर, क्या मायने इसके? अब देखिए, एक निष्कर्ष बड़ा सीधा, अगर वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो ये निकाला जाता है कि मतदाताओं में उदासीनता है, या फिर पार्टियां, उनके उम्मीदवार उनको प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं बूथ तक आने के लिए। लेकिन जब कोई ऐसी बड़ी शख्सियत या कोई पॉलिटिकल फिगर जब वो मैदान में उतरता है तो सबसे पहले तो उसका लाभ यही मिलता है कि जो आपस में झगड़े होते हैं मिडिल रंग की और लोअर रंग की लीडरशिप में, वो उनको वो समझा बुझा के एक जाजम पर बिठाने में सफल हो जाता है। दूसरी जो फर्क पड़ता है वो यही पड़ता है कि वो अतिरिक्त तो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट, उनका अनुभव है, बूथ तक लाना वोटर को और वोट डलवाना, ये अपने आप में एक बहुत ही भिन्न विधा है। और ये जो विधा सीख जाता है वो सत्ता की कुंजी उसके हाथ में आती है, क्योंकि आप नैरेटिव कितना भी बिल्ड कर लें, नैरेटिव को वोट में तब्दील करना एक बहुत। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि बूथ तक लाना, तो क्या इसमें माहिर भारतीय जनता पार्टी है जैसा कहा जाता है? हाँ। देखिए, कैडर बेस्ड पार्टी है और अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत देवतुल्य कार्यकर्ता मानती है, लेकिन देवतुल्य जब देवता जाग जाता है तो फिर बूथ तक कार्यकर्ता पहुंच जाता है। आपने बिल्कुल मर्म पर उंगली रख दी है। तो वो बात यही है कि क्या वो प्रश्न यही खड़ा होगा कि क्या वजह है कि वो लोग उन मतदाताओं को, खास करके जो आपके समर्पित मतदाता है, अगर वो आप उनको 2019 में अपने पक्ष में लाने में सफल रहे थे तो क्या वजह है कि वो वहां तक नहीं आए? लेकिन मनोज, इसमें आइदर वे जा सकता है, ये दोनों तरफ जा सकता है। बिल्कुल। ये भी एक निष्कर्ष हो सकता है कि कांग्रेस का एक वोटर, जो मतदाता का एक तबका है, वो ये सोचे कि भाई मोदी जी ही आने वाले हैं, क्या फायदा, क्यों जाया जाए वोट डालने।
दूसरी तरफ ये हो सकता है कि बीजेपी का वोटर ये सोचे कि भाई मोदी जी तो जीतने ही वाले हैं, क्यों जाया जाए बूथ तक। ये जो आप बात कह रहे हैं जया, ये बात हमने बीते 2 चरणों में देखी, उसमें लगा कि शायद जो मतदाता है या जो कार्यकर्ता है उसको लगा कि का कारण यही हो सकता है कि मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, अब की बार 400 पार का नारा दे रखा बीजेपी ने, तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी ये सोचा होगा। लेकिन 2 दौर में जैसे जैसे कम हुआ, आप देखिए खुद प्रधानमंत्री कल आह्वान कर रहे थे और बड़ी दिलचस्प तस्वीरें शायद आगे हम दिखाएंगे भी, जिसमें होगा कि इंदौर में एक तस्वीर देखने को मिली जब कार्यकर्ताओं से वो सीधी बात की। कल सामान्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, एक महिला कार्यकर्ता तो जब वो मिली एयरपोर्ट पर तो रो पड़ी, उनके आंसू निकल आए कि प्रधानमंत्री हमें बुला रहे हैं। तो ये वही है कि अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट करना, जिसकी तरफ पारासर जी भी इशारा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका एक असर इसमें दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिन 3 सीटों की हम बात कर रहे हैं सर, वहां से बड़े चेहरे मैदान में हैं और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी, जो कार्यकर्ताओं को खुद अगर उनका मनोबल बढ़ा रहा है तो हो सकता है चौथे चरण में इंदौर जैसी बड़ी सीटों पर हमें इसका प्रभाव भी दिखाई दे। और धार्मिक कल उन्होंने बार बार ये बात कही है, उन्होंने अपने संगठन में काम करने की वजह बताई कि मैं किस तरह संगठन में काम किया करता था, तो मतलब संगठन से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। तो कार्यकर्ता को मोटिवेट करना कि आप भी यहाँ आ सकते हैं, और दूसरा संगठन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, संगठन की बदौलत हम यहाँ पहुंचे। लेकिन उसके लिए आपको भी प्रयास करने होंगे, एक तरह के मैसेज ही देने का प्रयास हुआ है। और चलिए मध्य प्रदेश की जिन 9 सीटों पर कल वोट पड़े हैं उन एक-एक सीट का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले गुना सीट का विश्लेषण करते हैं। गुना के कुछ ग्राफिक्स, कुछ तैयारियां हमने की है, वो आपको जल्दी से बता देते हैं। गुना हाई प्रोफाइल सीट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राव यादवेंद्र सिंह मैदान में 81.95% यहाँ मतदान हुआ है, माफ करिएगा 71.95% मतदान है हुआ हो। 2 लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर हालांकि यहाँ पर घटा है। 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी और 2 पर इस वक्त कांग्रेस काबिज है। गुना में 71.95% मतदान हुआ है। यहां से सबसे बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार मैदान में है। चलिए राजगढ़ की बात कर लेते हैं कि राजगढ़ में क्या रहा। तो राजगढ़ का भी आप देख लीजिए, राजगढ़ में 75.39% मतदान हुआ, पिछली बार से 1% ज्यादा वोटिंग हुई है। 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, 2 पर कांग्रेस है। और ये जिस तरह का विस्तरण राजगढ़ का दिखाई दे रहा है, रोडमल नागर वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर लीडर जो उसी क्षेत्र से आते हैं, पहले वहां से विधायक बने हैं, सांसद बने हैं और लंबे अरसे के बाद एक बार फिर मैदान में दिखाई दिए, तो क्या वोट का प्रतिशत जो 1 के लगभग बढ़ा है उसकी वजह ये भी हो सकती है। और इसके बाद हम विदिशा पर आप क्या कह रही हैं, बताइए जया। बिल्कुल, और चलिए विदिशा भी क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से दिल्ली जाने की तैयारी में है। और वोट यहाँ पर हुए तो यहाँ का वोटिंग परसेंटेज देखिए 74.05% रहा पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले, हालांकि 2% वोटिंग ज्यादा हुई है। 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का यहाँ दबदबा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो नतीजे थे वो बीजेपी के पक्ष में गए और 74.05% मतदान, जो पिछले लोकसभा यानी कि 2019 के मुकाबले 2% ज्यादा रहा है। बिल्कुल, लेकिन इन 3 जो जिन मतदान केंद्रों की हम बात कर रहे हैं या 3 लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल लोकसभा। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से रहे, यादवेंद्र सिंह उनके सामने थे, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से और उनके सामने रोडमल नागर जो पहले 2 बार के प्रत्याशी रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ जब देखते हैं विदिशा में, तो उन्होंने प्रताप भानु शर्मा पर दाव लगाया, बहुत ही सीनियर लीडर, पहले 2 बार के सांसद रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जैसे लीडर जो 18 साल मुख्यमंत्री और भाई बहना का सीधा रिश्ता वो जोड़ते हैं। शरद जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे न्यूज एड, उनसे भी समझ लेते हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। और क्या कहेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं, यदि 3 सीटों की बात करें, कल भी हम बहुत इस पर बात कर रहे थे लेकिन वोट का प्रतिशत अंतिम नहीं आ पाया था, अब लगभग तस्वीरें साफ है कि तीनों पर अच्छी वोटिंग हुई है। बिल्कुल मनोज, वोटिंग अच्छी हुई है और आप इसको अच्छी यानी सेटिस्फैक्ट्री बोल सकते हैं। पिछले बार से हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हुए तो नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी अच्छी वोटिंग हुई है। और अब जो आखिरी चरण होगा वो बीजेपी के गढ़ में होगा, मालवा निमाड़ में होगा। तो वहां बीजेपी उम्मीद कर सकती है कि वो लगभग सभी सीटों पर, क्योंकि कुछ सीटें ट्राइबल डोमिनेटेड हैं। अगर आप बात करें खरगोन की, बात करें आप इस्लाम झाबुआ की, धार की तरफ आप आए, तो आदिवासी बहुल सीटों में हमेशा अच्छा वोट होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मैं कुछ देर पहले तेलंगाना में प्रधानमंत्री को देख रहा था, तो
प्रधानमंत्री जब अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का आगे बढ़ रहे थे, तो उस समय उनकी बॉडी लैंग्वेज अचानक से बदल गई। जब उन्होंने जो लोगों का हुजूम था वहां से उन्होंने जय श्री राम का नारा सुना। तो तेलंगाना में जहां आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी का एक बैटल ग्राउंड इस मामले में बहुत फेमिलियर नहीं है, जहां बीजेपी को सब पहचानते हैं और बीजेपी की ताकत बड़ी है, तो जय श्री राम का नारा लगना एक मुझे लगता है एक बड़ा पॉजिटिव साइन के तौर पर मैं बीजेपी को देखता हूँ। सर, इसको पॉजिटिव साइन के तौर पर भी आप देख रहे हैं, लेकिन क्या ये भी माने कि पुराने जो मुद्दे हैं, जैसे आपने जिस तरफ इशारा किया, कल भी हम धार में भी वही देख रहे थे, धार में जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी, तो क्या वापस भी आ रही भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी उसी रंग में, तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी उस तरफ क्या कुछ कदम बढ़ा रहे हैं? मुझे लगता है कि राम मंदिर एक बड़ा साइलेंट लेकिन भीतर भीतर चलने वाला एक मुद्दा है, ऐसा लग रहा है। अब ये तीसरे चरण के चुनाव के बाद मैं इसको फील कर रहा हूं कि लोग एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग उनके भीतर है कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और इस काम के लिए जाहिर तौर पर जब वो देखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं। मतलब कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा की दृष्टि से देखते हैं या आलोचना की दृष्टि से भी देखते हैं, वो भी ये खारिज नहीं कर सकते हैं कि इसमें चाहे राम मंदिर आंदोलन की बात करें जो आडवाणी जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ, उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की मुखरता रही है मनोज राम मंदिर को लेकर, मुझे लगता है उसको लेकर एक बड़ा साइलेंट भाव है लोगों के मन में, जिसको अभी मीडिया और राजनीतिक पंडित और शायद खुद राजनीतिक दल ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो दैट इज स्टिल देयर, वो लोगों के हार्ट में है, लोगों के मन में है। क्योंकि मेरी तीसरे चरण के चुनाव के लिए जो दूसरे चरण के चुनाव के बाद जो चर्चा हुई मेरी कुछ लोगों से, फिर तीसरे चरण के लिए बात हुई, तो ये लोगों ने माना कि कहीं ना कहीं उनके भीतर ये भाव है। लेकिन चूंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है तो इसको लेकर वो बहुत वोकल और वोसिफेरस बहुत बोलने के अंदाज में सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ठहरना होगा। मे बी आप जो कह रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान भी जरा सुन लेते हैं। आप बने रहिएगा, आपके पास फिर हम लौटते हैं, पारासर साहब से भी उस पर जरूर टिप्पणी लेंगे, लेकिन जरा सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जिसको हम जिक्र करें। शरद जी जिसकी तरफ इशारा करें, देख लीजिए जरा। ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अब इस चुनाव में आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट आपकी कमाई बढ़ाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, और जिन मुद्दों का जिक्र किया जा रहा था, जिस तरह से आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे थे, वो स्पष्ट उन्होंने इस मंच से, इस सभा से कर दिया कि आपका एक वोट सीधे मुझ तक पहुंचेगा। और ये जो ट्रेलर है, जब मैं तीसरी बार सरकार में आऊंगा तो उसके बाद पूरी पिक्चर आपको दिखाई देगी। उसके थोड़े से संकेत एक तरह से आप कह सकते हैं वो इस मंच के जरिए पीएम मोदी ने देने का प्रयास भी किया है।